जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे विश्व का भूगोल में पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यह पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें जहाँ तक हुआ था उससे आगे कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज पढ़ेंगे वायुमंडल से, टॉपिक नंबर 4 जिसमें वायुमंडल है। तो वायुमंडल में पहला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो वह है जल वाष्प है। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में पूछेगा तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस पूछेगा तो वह हो जाएगा आर्गन। और वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा होता है। उसके बाद है कि वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम क्या क्या है? तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। यानी सबसे कम ओजोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी CO2 है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी ओजोन की रक्षा करती है? तो वह करता है ओजोन। कह रहा है कि सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? तो वह करता है ओजोन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो वह है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत जो है 78% है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या क्या है? तो वह सबसे नीचे हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद सबसे ऊपर क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। जबकि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? तो मध्य सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वह होता है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वह होता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो होता है यह क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल के किस सतह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो वह होता है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। जबकि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करता है तो वह क्या करता है? परावैंगनिक विकिरणों का या परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करने में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो वह होता है 1013.25 मिली बार होता है, या कह सकते हैं 1013.25 मिली बार होता है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है? तो वायुदाब में अचानक नीचे गिरना या अचानक आने वाली कमी जो दर्शाता है आंधी तूफान का, यानी तूफानी मौसम का। सामान्य वायुदाब पाया जाता है तो यह सागर तल पर पाया जाता है। जबकि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो वह है 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो यह मिलता है 5 डिग्री अक्षांश तक। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानतः पाया जाता है तो वह पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है तो यह होता है निम्न दाब एवं शांत पवन होता है। उसके बाद देखिए कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई है तो यह है 20 किलोमीटर। ओजोन परत जो है पृथ्वी से करीब कितना ऊंचाई है? तो यह है 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ चलती है? तो यह क्षोभ सीमा पर चलती है। जबकि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल मुख्यतः पाई जाती है तो यह नज़दीकी वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन का। कितना है? तो 78% है। ओजोन परत अवस्थित है तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में अवस्थित है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वह उत्तरदायी होता है आयन मंडल में। किस में होता है? आयन मंडल में। आयन मंडल की ही आयनोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद देखिए संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित है या किया जाता है? तो यह भी किया जाता है किस पर? बहिर्मंडल में। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक में है पवन के बारे में। वायुमंडल में दूसरा टॉपिक है पवन के बारे में। पहला क्वेश्चन है
व्यापारिक हवाएं किस अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो वह अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, तो वह होता है व्यापारिक पवनें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाले पवन क्या कहलाता है? उसे सनातनी पवन कहा जाता है। उसके बाद देखिए बेनियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा या प्रचंड पचासा तथा चिकता साठा के उपनाम से जाना जाता है, तो वह किस प्रकार की हवा होता है? तो उसे पछुआ हवा कहा जाता है। कह रहा है कि बेनियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा के उपनाम से जाना जाता है, तो पछुआ हवा को जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा जो है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को ही दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। ये सब याद रखेगा। भयंकर पचासा चलते हैं तो यह 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलता है, जबकि चिकता साठा पवन प्रभावित होता है, यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए मानसून शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो हवाओं के रुख का बदलना ही मानसून शब्द का तात्पर्य होता है। मानसूनी हवाएं जो है निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। उसके बाद देखिए अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो उसे फौन कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो उसे चिनूक कहा जाता है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पास के विमुख ढाल पर बहती है? तो वह फौन। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है। समुद्री समीर क्या बहती है? तो समुद्री समीर बहती है जो दिन के समय बहता है। उसके बाद है कि वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो यह पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। करा कि वायुमंडलीय हवा जो पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होता है? तो यह होता है उष्मा का संवहन के द्वारा व्यापारिक पवनों का परिघटना होता है। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह एक स्थानीय पवन के लिए नाम है, जबकि डोलड्रम क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय पवन की पट्टी है। तीसरा टॉपिक देखिए कि चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के बारे में। पहला कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो यह दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे चक्षु कहा जाता है, जबकि चक्रवात की आंख एक विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? तो वह होता है चक्रवातीय गतिविधियों से होती है। टी मापक या टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो यह चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है। उसके बाद देखिए कि बिल्ली क्या है? तो बिल्ली जो है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही क्या कहा जाता है? बिल्ली कहा जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या होता है? तो आंधी तूफान। जबकि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठाते हैं जो उठता है कहाँ से? तो कैस्पियन सागर से उठता है। हरिकेन चलते हैं तो यह मिसिसिपी घाटी में चलता है। मिसिसिपी कहाँ है? तो यूएसए में है। उसके बाद देखिए फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बिली के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध जो है उत्तरी अमेरिका से है। प्रति चक्रवात की विशेषता है तो वह है स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? उसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो वह केंद्र में अधिक होता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? तो वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होता है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है तो गोलाकार होता है, जबकि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की या सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। टॉर्नेडो जो है एक अति निम्न दाब केंद्र है। जबकि डोलड्रम क्या है? तो यह भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। चौथा टॉपिक देखिए कि मेघ। किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है या मोती की माता कहा जाता है? तो पछाव मेघ को जो ही मोती की माता कहा जाता है। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वह वर्षा स्तरीय जो है यह अधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह
मेघाच्छादन की मात्रा को मापता है। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। उसके बाद है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो वह होता है पछाब मेघ, जो है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, तो निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। उसके बाद देखिए कि किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, तो पर्वतों की दिशा पर करती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है। वर्षा किस की विशेषता है? यह है पर्वतीय या पर्वत कृति का विशेषता है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो यह पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय ऋतु में जो है जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। उसके बाद देखिए कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवन विमुख ढालों को ही क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनी वर्षा जो होता है यह बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह मानसीराम है, जो कि मेघालय में है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह आटाकामा, जो कि चिली में है। याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कि रेगिस्तान में बादल आपेक्ष होकर या अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसती है? तो कम आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बारिश नहीं होता है। उसके बाद है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो वह पछाब स्तरीय बादल जो होता है सर्वाधिक ऊंचाई का बादल होता है। करा है कि किस प्रक्रिया में जल वाष्प जो है गैस से सीधे तरल अवस्था में बदल जाता है? तो वह है संघनन प्रक्रिया के द्वारा। मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो अस्थिरता वायु द्वारा होता है। उसके बाद है कि पछाब मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो यह पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है। पांचवा टॉपिक देखिए कि जलमंडल में पहला टॉपिक है महासागर एवं सागर। क्या है? महासागर एवं सागर के बारे में। पहला कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, और गहरा भी पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यह प्रशांत महासागर की विशेषता जो है प्रवाल भित्ति है। विश्व का 4 सबसे बड़ी महासागर में से कौन शामिल नहीं है? तो अटलांटिक महासागर जो है यह शामिल नहीं है। विश्व की सबसे गहरी खाई यानी मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। आगे की अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में है? यह प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? तो वह है पिट्रो रिको ट्रेंच। आगे की विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो वह है आर्कटिक महासागर में। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो तैत्तिक सागर का अवशेष माना जाता है। उसके बाद देखिए कि द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो वह गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घेरा हुआ है? तो वह 70% लगभग घेरा हुआ है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो वह किया जाता है सारगैसो सागर अवस्थित है, तो वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है। तस्मान सागर जो है वह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो बेरिंग सागर जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। उसके बाद देखिए कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो वह अरल सागर जो है स्थलबद्ध है। उसके बाद देखिए कि किस सागर का तट नहीं है? तो सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है। तुर्की के उत्तर में है, तो तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो काला सागर तुर्की के उत्तर में है। उसके बाद देखिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व में सबसे बड़ा सागर है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, तो वह मैस्को की खाड़ी जो सबसे बड़ी है। कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो वह कील नहर है। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। सारगैसो सागर प्रख्यात है, तो समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु प्रख्यात है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर जो है सबसे लवणीय सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। सेलीबीज सागर कहाँ या सेलीबीज सागर जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर में है। नाइट्री ईस्ट ग्रोज कहाँ स्थित है? तो वह है हिंद महासागर में है।
उसके बाद देखिए कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो वह है सुनामी से है। और जिस महासागर से या जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। उसके बाद देखिए सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुलता में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। उसके बाद देखिए सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए इसकी विशिष्टताएं हैं। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 2 है कि महासागरीय जलधाराएं। जैसे विश्व की सबसे तेज बहने वाली सागरीय जलधारा कौन सा है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को या गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा है या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अल नीनो जलधारा को कहा जाता है। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं, तो वह कहा जाता है क्यूरेसियो जलधारा को कहा जाता है। किस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है, तो हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है, तो वह ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की जितने भी गर्म जलधाराएं हैं वह किधर जाती है, तो वह ध्रुवों की ओर जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, तो वह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति होती है। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, तो वह होता है पेरू के तट पर होता है। चिली और पेरू के तट पर या चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रभाव से बनी जलधारा को क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है, तो हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। कह रहा है कि महासागर की जितने भी जलधाराएं हैं यह क्या करता है, यह जल को साफ करता है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है, तो वह मिलता है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलता है। कहा कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे कहाँ मिलता है, तो वह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलता है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली सागरीय जलधारा है, तो वह है की जलधारा। उसके बाद देखिए कौन सा धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्ति के निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो वह देता है केनारी। शीत समुद्र धारा है, तो वह है हम्बोल्ट की धारा। शीत समुद्र धारा जो है हम्बोल्ट की धारा है। उसके बाद देखिए कि हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, वह हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। बेंगुला धारा है ठंडी महासागरीय जलधारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो वह है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा है, तो यह गर्म जलधारा है। जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा किस प्रकार की है, तो यह भी गर्म सागरीय धारा है। अगुल्हास जलधारा चलती है, तो वह चलता है हिंद महासागर में चलता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। शीत धारा कौन सी है, तो वह है पेरुवियन या हम्बोल्ट की धारा जो है यह शीत धारा है। उसके बाद देखिए गल्फ स्ट्रीम है, तो यह क्या है, तो यह एक महासागरीय धारा है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 3 में है महासागरीय लवणता के बारे में। पहला है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो वह पाया जाता है मृत सागर में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो वह है सोडियम क्लोराइड है। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो वह पाया जाता है 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता जो होता है वह 35% होता है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो वह 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च होती है, तो वह होता है मृत सागर में। सागरीय लवणता का स्रोत है, तो वह है नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन क्या होता है, तो वह 35 ppt होता है। करा कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो होता है 35 ppt होता है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, तो स्थिर जल। मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है, तो वह है स्थिर जल। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है, तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होना। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है। उसके बाद कह रहा है उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है, तो उत्तरी अटलांटिक का प्रवाह होना। उसके बाद देखिए कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाया जाता है, तो वह मृत सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो वह मृत सागर में पाया जाता है। चौथा टॉपिक देखिए जल संधि। चौथा टॉपिक है जल संधि के बारे में। तो पहला है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, तो वह करता है जिब्राल्टर जल संधि। डोवल जल संधि जो है जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, तो बेरिंग जल संधि जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। बेरिंग जल संधि किन दो स्थान भागों को अलग करता है, तो वह करता है एशिया और उत्तरी अमेरिका को। हमरूद जल संधि
किन दो देशों को अलग करती है? तो यह ईरान और ओमान को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो वह टारस जल संधि जो अलग करता है। पाक जल संधि किन दो देशों के अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है पाक जल संधि। बैरिंग जल डमरू अलग करता है, तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करता है? तो वह अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को अलग करता है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो यह जिब्राल्टर जल संधि है। उसके बाद देखिए जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो वह है एलिफेंटा पास है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करता है? तो वह करता है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अलग करता है? तो वह करता है 10 डिग्री चैनल। पाक स्टेट किन के बीच है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्टेट है। किस जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो वह है डोवर जल डमरू। उसके बाद है कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक है। उसके बाद देखिए कि इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल जो स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अल मंदेब जो जल संधि या हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। मलक्का जल योजक में आने जाने की सुविधा है, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक से निकलती गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वह कौन सा जोड़ता है? डोबर जल डमरू मध्य जो है यह किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। चौथा देखिए कि या पाँचवा टॉपिक क्या है? परवाल भित्ति। पहला क्वेश्चन है कि परवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। परवाल जो है एक समुद्री जीव है। तो वीडियो में बने होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए कि परवाल भित्ति क्या है? तो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति को ही परवाल भित्ति कहा जाता है। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय सागर जो है यह परवाल या सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। परवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, तो यह होना चाहिए 27% से लेकर 32%। परवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, यह 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाया जाता है। जो परवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है, तो उसे अवरोधक परवाल भित्ति कहा जाता है। किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रा के समान होता है? तो वह होता है एटॉल। उसके बाद देखिए तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? तो उसे बोट चैनल कहा जाता है। परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह डार्विन ने किया था। परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वह डेली ने किया है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि लंबाई और चौड़ाई कम से कितना है? तो इसका लंबाई 1900 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार या किस परवाल भित्ति का उदाहरण है? यह अवरोधक परवाल भित्ति का उदाहरण है। परवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है, तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। आगे की विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के निकट पाया जाता है। उसके बाद देखिए ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के समीप। और कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाया जाता है? तो यह 18 डिग्री सेंटर से लेकर ऊपरी शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध परवाल भित्ति मृत हो रही है, यह अत्यधिक मत्स्य के कारण हो रहा है। आगे की कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो यह है क्वींसलैंड के समीप स्थित है। छठा टॉपिक देखिए ज्वार भाटा। पहला क्वेश्चन है कि प्रागामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? तो यह ज्वार भाटा का व्याख्या करता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह विलियम बेबल ने किया है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? करा कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो भी गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग सरेखीय हो जाते हैं या आते हैं, उन्हें ही कहते हैं तो बृहद ज्वार कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर समय कितना होता है? यह होता है 24 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा का प्रायः कितने समय का पर आता है? तो यह आता है 12 घंटे 26 मिनट पर आता है, यानी इसका आधा। आगे कि जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम
पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो यह फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो यह चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो वह चंद्रमा से उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक देखिए, ऊर्जा संसाधन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहला है पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा है जल विद्युत। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो वह होता है पेट्रोलियम से। उसके बाद देखिए कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह होता है तलछट्टी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के संचित भंडारण की दृष्टि से देश का सही अवरोही क्रम कौन है? तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ईरान। कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल उत्पादन करता है? तो वह करता है सऊदी अरब। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा तेल भंडार है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादन कौन सा है? तो वह सऊदी अरब है। ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह करता है सऊदी अरब। तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयात है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। खनिज तेलों का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था? तो वह खोदा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है? तो वह हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम उत्पादन हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर इनका सही क्रम क्या होगा? तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जल। कराए विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो वह है कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो वह है भारत में। किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल कहा जाता है? तो वह कहा जाता है खनिज तेल को। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है 5वां। पर्यावरण के अनुकूलन होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? तो वह है कांगो नदी यानी कि जायरे नदी। विश्व में अधिकतम संभवतः जल शक्ति वाले प्राकृतिक नदी बेसिन कौन सी है? तो वह है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी नदी है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो वह किया गया था इटली में। किस देश में जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो वह है स्विट्जरलैंड। आगे की जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? तो वह है कांगो गणराज्य में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है? तो वह होता है एंथ्रासाइट कोयला। विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो वह है बिटुमिनस। उसके बाद देखिए निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पिट कोयला जो होता है सबसे खराब कोयला होता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिंगानाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। 1883 में ईस्वी में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत का स्थापना हुआ था? तो वह हुआ था फ्रांस में। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडारण किस देश में है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कोयला का भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है अपलेशियन क्षेत्र है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वह है चीन। और विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो वह है यूक्रेन में। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वह है रूस में। और विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? तो यह है जिम्बाब्वे में। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? तो वह है इंडोनेशिया। कराए के निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो वह है वेनेजुएला में। और कच्चा तेल पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह हो जाएगा सऊदी अरब में। करा कि भारतीय खानों ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक 2014 के अनुसार कच्चे तेल का सबसे प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है कनाडा। आगे की यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो कनाडा में। अब विश्व में यूरेनियम के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। उसके बाद देखिए कि रूर बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में है? तो वह है जर्मनी में। उसके बाद देखिए कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 7वां टॉपिक देखिए कि प्रमुख उद्योग के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि आइसोडोपेन
शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए किया जाता है। कहा कि औद्योगिक में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वेबर ने किया था। औद्योगिक के या उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया है? तो वह किया है वेबर ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वह है पीटर्सबर्ग क्षेत्र। विश्व के 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है? तो वह होता है चीन से। करा कि किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था चीन में। कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो कनाडा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है कनाडा। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है तो वह भारत और बांग्लादेश में। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह स्कॉटलैंड की डुंडी में किया गया था। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह होता है कनाडा में। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह है चीन का। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो शंघाई को मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा जाना जाता है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग जाना जाता है। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से अयमित कपास पर निर्भर है? तो वह है जापान का। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वह है चीन। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो वह जापान। वायुयान निर्माण में सामग्री या अग्रणीय देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणीय स्थान है? तो वह है जापान का। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए तेल शोधक उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणीय स्थान रखता है? तो वह रखता है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्यूसन आरियस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। जापान विश्व के अग्रणीय औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि इसके पास उच्च तकनीक क्षमता है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है जापान में। 8वां टॉपिक देखिए खनिज के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है तो वह है जापान। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो वह करता है जापान। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है तो जाम्बिया है। संसार में तांबा का अग्रणीय उत्पादक है तो वह है अमेरिका। कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यात है? तो वह है जाम्बिया। आगे की विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक वाला देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रख्यात है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहानसबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह सोने की खान के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टॉक किस राज्य में स्थित है? तो यह है द डकोटा में या दक्षिण डकोटा में। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो वह है बिटावा टर्सर रेंज में स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो वह है एंटवर्प। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो हीरा उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो वह है अफ्रीका का। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो जायरे यानी कांगो। और दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बर्ले किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का किस पहाड़ी को पृथ्वी का सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बुट्टे की पहाड़ी को। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो वह करता है मलेशिया। जबकि विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो वह मलेशिया। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है तो वह है जायरे। और निकेल का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो वह होता है कनाडा। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश है तो कनाडा। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादक के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है सडबरी क्षेत्र। कौन सा खनिज काला सीसा या प्लम्बो के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है ग्रेफाइट को। सिलिकॉन घाटी कहा जाता है कैलिफोर्निया को। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्धि है? तो वह छोटा नागपुर का पठार है। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वह है रूस। और किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। जोहानसबर्ग विख्यात है तो वह स्वर्ण खनन के लिए। और किम्बर्ले प्रसिद्ध है तो हीरे के खनन के लिए। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है तो वह कोयले के लिए। जबकि किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कनाडा को। किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो वह है कनाडा के। और दक्षिण अमेरिका में खनिज का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राजील का पठार। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित हुआ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चांदी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिको में। और मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक जो है सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है?
तो यह है एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणित तेल भंडार है? तो परमाणित तेल भंडार जो है यह वेनेजुएला में है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है रूस। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 9 कृषि एवं पशुपालन के बारे में। पहला है कि कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? यह है प्राथमिक। करा कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किया था डी ह्यूटिलिसी ने किया था। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांक क्या है? तो वह है डी ह्यूटिलिसी का है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वह 11%। वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो वह दिया था 1826 ईस्वी में। वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अव्यवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी? तो वह बताया था 6। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? यह तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जो है वह चीन है। अब विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है अर्जेंटीना है। गेहूं की दृष्टि का आदर्श तापमान जो होता है वह 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में किया जाता है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो वह होता है गेहूं में। और कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह चीन। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो वह है भारत में। और किसे मक्का का जन्म स्थान कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान कहा जाता है। किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो वह है क्यूबा में। और मक्का उत्पादक देश का अवरोही क्रम है सबसे ज़्यादा यूएसए, चीन, ब्राज़ील और मैक्सिको। विश्व में मक्का की पेटी कहा जाता है यानी किस देश में पाई जाती है? तो वह पाया जाता है यूएसए में। और विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं तो टर्की और यूक्रेन है। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चीन है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन चीन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के उद्यतन आंकड़ों पर आधारित यह 2010 के लिए है। चाय के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुआ था तो वह हुआ था फिलीपींस में। विश्व में प्रसिद्ध ओलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा किया गया है? यह किया गया है ताइवान में। कहवा के उत्पादक के आधार पर देश का सही अवरोही क्रम तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया और आइवरी कोस्ट। मोचा कहवा कहाँ पाई जाती है? तो यह यमन में पाया जाता है। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश ब्राज़ील और कोलंबिया है। विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है तो वह जाना जाता है साओ पालो को जो कि ब्राज़ील में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों के संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह हो जाएगा चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है? तो वह करता है थाईलैंड। दिए गए सूची में मिलान करना है तो रबड़ कहाँ हो जाएगा? तो यह मलेशिया हो जाएगा। कहवा कोलंबिया हो जाएगा। जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि पेट्रोन कोलन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागानों लगाने में खर्च कम पड़ता है किस देश में प्रचलित है? तो यह है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है टेरा सोरा मृदा। आगे के कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा को सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है। आगे की विश्व में कोको उत्पादक देश का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वह है आइवरी कोस्ट और ब्राज़ील, घाना और नाइजीरिया। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश है तो वह यूएसए और मिस्र है। उसके बाद देखिए विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो वह है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और CIS और भारत है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बांग्लादेश, भारत और चीन है। जूट उत्पादक देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो वह होता है बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक रबर की खेती होती है तो अमेजन तथा जेरे बेसिन में होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक राज्य है तो वह है थाईलैंड। उसके बाद देखिए विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। और विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है तो चीन, यूएसए और भारत और ब्राज़ील। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वह होता है तुर्की में।
उसके बाद है कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है ग्वाटेमाला है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वह होता है अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ होता है, तो वह होता है रूस में। अब विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो वह इटली। किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, तो वह कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है, तो मूंगफली जो है जाम्बिया का प्रमुख फसल है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, और विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी भारत। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन करने वाला जंजीबार है। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। और कौन सा देश गेहूँ चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, वह चीन है। भारत सर्वप्रथम उत्पादक का उपभोक्ता है, तो वह है चाय का। और दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है, तो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। स्थानांतरितशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई, वह हुआ थाईलैंड से। झूम है तो कृषि या खेती का एक प्रकार है। उसके बाद देखिए थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे तमराई के नाम से जाना जाता है। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसे रे कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, तो बागवानी कृषि से है। जबकि विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, तो वह उत्तरी पूर्वी भारत में किया जाता है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, तो स्थानबद्ध कृषि का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो वह है जापान में। और मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है, तो पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। जबकि व्यापारिक उद्योगों में पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे मेरीकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। जबकि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहा जाता है, तो सिल्वीकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जबकि व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार की फलों का उत्पादन कहलाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य क्या कहलाता है, तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है, तो उसे ओरेलिकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर का संबंध है, तो रेशम कीट से संबंधित है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो मूंगफली जो है वह गैम्बिया का प्रमुख फसल है। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत है। जबकि आगे है कि टॉपिक नंबर 10 जिसमें मत्स्य। पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, यह प्राथमिक क्रिया है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है, इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से। आगे देखिए कि मत्स्य उद्योग की दृष्टि में कौन सा देश महत्वपूर्ण है, तो वह है नॉर्वे। और विश्व का बृहत्तम मत्स्य उदाहरण क्षेत्र है, तो वह है ग्रैंड बैंक। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, यह अटलांटिक महासागर में है। अब विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी सागर में है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चीन है। 11वां टॉपिक देखिए, 11वां टॉपिक में है परिवहन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे की भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह है दूसरा। अब विश्व का सबसे लंबी सड़क जो है पैन अमेरिकन महामार्ग है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, तो ब्रिटेन में। अब विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ चलाया गया था, उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड को कोयला खानों और न्यू कैसियल के मध्य चलाया गया था। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेलवे मार्ग है, तो वह है भारत में। और संसार में रेलवे का सबसे बड़ा जाल है, तो यूएसए में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, तो वह 1825 ईस्वी में। अब विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो वह जाता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र रास्ता कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, यह गलत है। संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजरानी नहर है, तो वह है सुएज नहर। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अत्यंत या अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो वह उत्तरी अमेरिका का महान झील जलमार्ग। तो आज हम देखें टोटल इसमें 11 टॉपिक। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 डाले हैं वो भी प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर पहला पार्ट को देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।